हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और ये सब क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो स्नेल्स लॉ बताया था, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला बताया था और मैंने बोला था आप लोग को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। ये वाला फार्मूला यदि आपको बाय हार्ट हो जाता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन से किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हमने देखा था वेवलेंथ में क्या चेंजेस आते हैं। इस तरीके से हमने 7 पॉइंट्स देखे थे। आज हम लोगों को रिफ्रैक्शन पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है जब रिफ्रैक्शन होता है तो उससे जो जो फिनोमिनाज होते हैं उनके कुछ डेरिवेशंस हैं जो हमको क्लास 12th में करने हैं। जिसमें सबसे पहला डेरिवेशन हम जो करेंगे वो यहाँ पे करेंगे अपेरेंट पोजीशन का। सो आर टुडेज आर डेरिवेशन स्टार्ट फॉर अपेरेंट पोजीशन। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो व्हाट इज़ द चेंज इन पोजीशन वी सी। ये भी आप लोगों ने 10th में रेफरेंस बुक में पढ़ा है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो उसके कारण जो चीज़ की एक्चुअल डेप्थ या एक्चुअल पोजीशन होती है वो हमको नहीं दिखती है, उससे हमें वो थोड़ा सा अलग जगह दिखाई देता है। तो ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। ये जो अपेरेंट डेप्थ वाला अपेरेंट पोजीशन वाला फिनोमिना होता है ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। रिफ्रैक्शन होता है इसलिए ये हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो एक्चुअल होती है वो दिखती नहीं है, कुछ अलग दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग रेयर ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम और हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, and we are looking it from rarer। हम rarer से देख रहे हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट केस 1। ये हमारा केस 1 है। तो इसका मैं आपको फिगर बताती हूँ। तो बेसिकली दो मीडियम्स हैं। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। बेसिकली दिस मीडियम इज़ डेंसर and this medium is rarer। ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट है ये, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट। जैसे कि पानी में बॉल रखी है, समझ ओके। तो ये हम मान सकते हैं कि हमारे को जो बाल्टी में बॉल है वो बिल्कुल नीचे रखी हुई है और हम यहाँ से देख रहे हैं, वी आर एट रेयरर मीडियम। तो ये जो ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, एक मैं ऑब्जेक्ट से रे ले लेती हूँ सीधी, तो जो रे 90 डिग्री पे जाती है किसी भी मीडियम पे उसमें पाथ चेंज नहीं होता है। जो 90 डिग्री पे गिरती है वह एज इट इज़ सीधी निकल जाती है। तो ये रे में कोई चेंज नहीं आएगा, ये रे जैसी थी वैसी की वैसी आगे पास हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से एक रे हम और ले लेते हैं, दिस इज़ आवर सेकेंड रे। क्यों? क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए। तो यहाँ पे लेते हैं। अब इस सरफेस पे मैं एक नॉर्मल बनाती हूँ क्योंकि ये रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इसको जाना चाहिए था सीधा, पर ये सीधा ना जाके अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली दिस इज़ आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आ रही है आपको बात समझ में? तो यहाँ पे बेसिकली ये 2 रेज मैंने बहुत दूर दूर ली है। जब हम यहाँ से चीज़ों को देखेंगे, दिस इज़ आवर आई,
तो यहाँ से हर जगह से रेज जाती है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखता है। अभी मैंने ये 2 रे दूर दूर ली है कि आपको फिगर अच्छे से समझ में आए। तो जब ये 2 रे जो बाहर की तरफ आ रही हैं, यदि हम इसको पीछे मिलाएं, क्योंकि मैंने क्या बोला, इमेज वहाँ बनती है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी। तो एक तो रिफ्रैक्टेड रे ये है, एक ये है, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो हम इसको पीछे की तरफ लाते हैं। तो पीछे की तरफ लाएंगे तो ये एक्चुअली यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मुझे दिखेगी ऑब्जेक्ट की इमेज, दैट यू कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। क्या दिखेगी मुझे यहाँ पे? वर्चुअल इमेज दिखेगी। गेटिंग माई पॉइंट? ये मैंने काफ़ी दूर लिए हैं रेज। एक्चुअली ये एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है, ये रे ऐसी है तो ये रे ऐसी है, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस हमने इसको बहुत दूर बनाया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो हमको यहाँ नहीं दिखता, वो हमको यहाँ दिखता है। तो ये जो है दिस डिस्टेंस, दिस इज़ द एक्चुअल डेप्थ। ये जो है दिस इज़ एक्चुअल डेप्थ। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट इतना ही नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो दिस इज़ द अपेरेंट डेप्थ। ये कौन सी डेप्थ है? ये अपेरेंट डेप्थ है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई? तो अब मुझे निकालना है फॉर्मूला इस अपेरेंट डेप्थ का, इस अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए मैं डेरिवेशन स्टार्ट करती हूँ। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ एंगल्स दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको मैं देती हूँ O, इस पॉइंट को मैं देती हूँ A, और इस पॉइंट को मैं देती हूँ B। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्योंकि ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। क्योंकि ये एंगल R है तो ये एंगल भी R होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये हमने यहाँ पे फिगर बनाया है। अब मैं आपको डेरिवेशन स्टार्ट करती हूँ। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल OAB। मैंने एक बार ट्राइंगल लिया है ऑब्जेक्ट के साथ, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपको ये डेरिवेशन लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। यहाँ पे मैं लेती हूँ tan ऑफ I। ये मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है OAB। tan ऑफ I होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी AB अपॉन OA, AB अपॉन OA। क्योंकि मैंने बोला था ये दोनों रे बहुत पास पास हैं, तो यहाँ पे जो ये I एंगल है बेसिकली दिस टेंड्स टू ज़ीरो, I एंगल टेंड्स टू ज़ीरो। मतलब ये नॉर्मल व्यू के लिए ये एंगल बहुत छोटा है, पर हमने इसको फिगर के लिए बनाया है। और आपको पता है जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan I इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू I। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan I इज़ इक्वल्स टू I। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ I इज़ इक्वल्स टू AB अपॉन OA। सो दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अभी इसके बाद हम एक ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल। अब मैं इमेज के साथ लूँगी IAB। अब मैंने इमेज के साथ लिया है ये छोटा ट्राइंगल। अब मैं यहाँ पे लूँगी tan R। तो tan R यहाँ पे होगा AB अपॉन IA, AB अपॉन IA। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, R इज़ वेरी स्मॉल, R टेंड्स टू ज़ीरो फॉर नॉर्मल व्यू। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan R इज़ इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R। तो मैं यहाँ लिख दूँगी R इज़ इक्वल्स टू AB अपॉन IA। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 2। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो दिस इज़ आर इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम लोग दिस इज़ आर इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं अप्लाइज स्नेल्स लॉ। हम क्या अप्लाई करते हैं? अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दिस। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, क्योंकि आई और आर बहुत स्मॉल हैं, बिकॉज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं साइन आई, साइन आई में भी आई हो सकता है और साइन आर भी टेंस टू आर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन एन डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज एब्सोल्यूट। ये मैंने आपको कल भी बताया था, यदि हमको ऐसा कुछ है तो हम इसको एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखना है, तो हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इंटू आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इंटू आर। Getting my point? This is our equation number 3rd. ओके, अब हम यहाँ आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं आई और आर की वैल्यू पुट करती हूँ तो यहाँ पे आई की वैल्यू है ए बी अपॉन ओ ए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बी अपॉन, देखिए ओ ए यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ओ ए जो है बेसिकली दिस इज़ एक्चुअल डेप्थ, तो ये है एक्चुअल डेप्थ is equals to NR into AB upon apparent depth. Getting my point? AB से AB क्या होता है? कैंसिल होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आता है apparent depth, apparent depth is equals to, ये ऊपर जाएगा एन डी नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू एक्चुअल डेप्थ। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। गेटिंग माई पॉइंट? अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आएगा कितना, हमको वो दिखेगा, दिस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू एक्चुअल डेप्थ। आई बात समझ में? अब मान लीजिए हमारा रेयरर मीडियम, इफ रेयरर मीडियम इज एयर, हमारा मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम इज एयर, तो हमको पता है एन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपेरेंट डेप्थ हमारी हो जाएगी एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके, यदि हमको शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट, इसको हम शिफ्ट बोलते हैं या फिर नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, कितना चेंज आया है, तो x इज इक्वल्स टू होता है एक्चुअल माइनस अपेरेंट, मतलब कितना ऊपर की तरफ गया है, तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस, तो मुझे ये निकलेगा, दिस इज शिफ्ट, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, तो दिस नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल्स टू मतलब ओ आई, मेरा ओ आई कितना है? एक्चुअल डेप्थ अपॉन, तो दिस इज डी एक्चुअल माइनस, मैं यहाँ पे वैल्यू रख देती हूँ, तो ये हो गया एन आर अपॉन एन डी इंटू डी एक्चुअल, तो ओ आई इज इक्वल्स टू अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ इंटू 1 माइनस एन आर अपॉन एन डी। सो दिस इज आवर नॉर्मल शिफ्ट, इतना हमको शिफ्ट ऊपर की तरफ दिखेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने आप लोगों को ये केस बताया है
जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है और मैं उसको कहाँ से देख रही हूँ, रेयरर मीडियम से देख रही हूँ। मैं आपको इसका प्रिंट जेरोक्स भी मतलब स्नैपशॉट भी भेजूँगी ग्रुप पे। अभी सेकेंड केस जो है वो आप लोगों को करना है। केस 2 मैं आपको फिगर बना के बता रही हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, object is in rarer medium and we look it from denser medium। हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, डेंसर मीडियम से देख रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पे दिस इज़ योर सरफेस बाउंड्री। अब हमारे पास यहाँ पे दिस इज़ योर रेयरर मीडियम, this is N1 and this is your denser medium and this is N2 and now the object is here, this is object। तो ऑब्जेक्ट से हम दो रे ले लेते हैं, एक जो सीधी आएगी वो कैसी निकल जाएगी, स्ट्रेट। गेटिंग माई पॉइंट। और एक रे ऐसी आएगी, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं। दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है इसलिए बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो ये ऐसी हो जाएगी। सो दिस इज़ योर एंगल आर। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप देखोगे ये रे और ये रे आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो मुझे इस रे को पीछे की तरफ और इस रे को भी पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसको पीछे की तरफ ले जाती हूँ, इस रे को भी पीछे की तरफ ले जाती हूँ। तो बेसिकली ये यहाँ कहीं मिल रहा है, यहाँ कहीं। तो बेसिकली यहाँ बनेगी इमेज, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर दिखेगी हमें इमेज। गेटिंग माई पॉइंट। ओके। इफ दिस इज पैरेलल लाइन्स, दिस एंगल इज आई, देन दिस एंगल इज ऑल्सो आई। गेटिंग माई पॉइंट। ओके। गेटिंग माई पॉइंट। इफ दिस इज नॉर्मल and if this is normal and this is a single line, then this angle is R. Okay, so this is your point I, this is your point O, this is your point A, this is your point B। तो ये हमारी जो है एक्चुअली this is actual and this is apparent, D apparent। ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे फिर से वो ही करना है, एक बार ऑब्जेक्ट के साथ ट्राइंगल लेना है, एक बार इमेज के साथ ट्राइंगल लेना है, फिर स्नेल्स लॉ लगाना है और आपको ये एक्चुअल फार्मूला निकालना है। गेटिंग माई पॉइंट। मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख के बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला आएगा वो आएगा N2 अपॉन N1 या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं N डेंसर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर इनटू एक्चुअल, ऐसा आएगा आपका फॉर्मूला। ये आपको करके देखना है बेसिकली इस चैप्टर में। और जो यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट आएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा दैट इज़ OI, उसकी वैल्यू आएगी एक्चुअल डेप्थ 1 माइनस N डेंसर अपॉन N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर। ये आएगा आपका नॉर्मल शिफ्ट। ये आपको मुझे निकाल के मैसेज करना है। अभी मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे रेयरर ऊपर था, डेंसर नीचे था। यहाँ पे डेंसर ऊपर है और यहाँ पे रेयरर नीचे है। ओके। तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स ये आपको दोनों डेरिवेशन अपेरेंट पोजीशन के दोनों डेरिवेशन करने पड़ेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 डेरिवेशंस करे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। आज मैं आप लोगों दिस इज़ द डेरिवेशन फॉर अपेरेंट पोजीशन। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक डेरिवेशन और करेंगे आज, दैट इज़ द लेटरल शिफ्ट बाय ग्लास स्लैब।
लेटरल शिफ्ट बाय ग्लास स्लैब जो हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, ये आप लोग 10th में देख चुके हैं। 10th में आप लोग ये देख चुके हैं, पर 10th में आप लोगों ने इसका डेरिवेशन नहीं किया था। तो बेसिकली यहाँ से जो रे आ रही है, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं। दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये यहाँ से एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, फिर ये यहाँ से ग्लास से जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और फिर ये वापस एयर में आएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। तो क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में आ रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयरर से डेंसर में आ रही है, इसलिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। इसको जाना चाहिए था सीधे, ऐसा जाना चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट। फिर यहाँ पे दोबारा होगा, अब इसको सीधा जाना चाहिए था, पर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी ऐसा, और ये एक्चुअली पाथ है। और देखोगे आप ये दोनों रे आपस में, दिस इज़ एक्चुअल रे। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे ऐसी होती, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया इसलिए इमर्जेंट रे ऐसी आई है। दिस इज़ इमर्जेंट रे। ये डायग्राम आप लोग देख चुके हो। इसको मैं थोड़ा सा बड़े उसमें बना देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा ब्रॉड व्यू बना लेते हैं हम। दिस इज़ आवर ग्लास स्लैब, दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे, दिस इज़ एंगल आई। सीधे जाना था बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और ये बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसा। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ये रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ योर एंगल r। इफ़ दिस आर द पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल r है तो ये भी एंगल r होगा। इस एंगल को नाम दे रही हूँ e। दिस इज़ द एक्चुअल पाथ। इसको मैं पेंसिल से बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली जो एक्चुअली अगर रे आती विदाउट एनी डेविएशन, तो ये रे ऐसी आती। दिस इज़ द एक्चुअल, ये एक्चुअल होती, लेकिन ये इमर्जेंट है, और ये दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इनके बीच में इतना, दिस इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या नाम दे रही हूँ, डी। दिस इज़ योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे हम कुछ नेमिंग कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज़ ए, इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ सी, एंड यहाँ पे दिस पॉइंट इज़ डी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया। ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल आई होगा। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये होगा आई माइनस आर। ये वाला एंगल, इतना एंगल होगा आई माइनस आर। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ आर फिगर। यहाँ से ये हमारा फिगर है, हम लोगों को इससे डेरिवेशन करना है। हमको ये डी का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इसके बीच में जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अभी हम यहाँ पे बहुत छोटा सा डेरिवेशन है फ्रॉम फिगर। हम यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं
फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ? ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी, दिस एंगल इज आर। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं यहाँ पे कॉस आर लिख रही हूँ। यहाँ पे कॉस आर इज इक्वल्स टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी। तो ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन कॉस आर। ओके, ये ए सी, इसकी वैल्यू निकाली है मैंने। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे मैं एक और ट्राइंगल ले रही हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। अब मैं आपको ये ट्राइंगल बना के बता रही हूँ। ये ट्राइंगल थोड़ा ऐसा है, मत बोलो। दिस इज़ डी, दिस इज़ 90, दिस इज़ डेप्थ, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ ए। और ये जो हमारा एंगल है, दिस एंगल इज़ आई माइनस आर। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी डी अपॉन ए सी। दिस इज़ हाइपोटेनस, दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो इसको हम लेंगे, यहाँ पे हम सी डी निकाल लेते हैं। सी डी को लिख रही हूँ डी, दिस इज़ डी अपॉन ए सी। तो डी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं डी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू साइन आई माइनस आर। यस और नो? तो d इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ यहाँ से। तो ए सी की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। यस और नो? ठीक है, ए बी जो है, ए बी, दिस इज़ द थिकनेस, दिस इज़ द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये क्या है? ग्लास स्लैब की थिकनेस है, जिसको हम स्मॉल टी से बता रहे हैं। तो जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज़ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इंटू कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। इतने अमाउंट से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो दिस इज़ द फॉर्मूला। बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, डेरिवेशंस बहुत इजी हैं, एज इट इज़ लिखना होता है। सिर्फ हमको स्टेप्स याद होनी चाहिए कि पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, बाद में हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था। रे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सिंपल है, बहुत स्कोरिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, इधर उधर से कुछ भी मन से नहीं है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस हैं। मेहनत करिए, बिल्कुल बनेगा। SL अरोड़ा रेफ़र करिए, NCERT रेफ़र करिए। नोट्स के स्नैपशॉट मैं आपको भेज रही हूँ। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, अभी आपको बिल्कुल पूरा टाइम मिल रहा है घर पे, आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, फिज़िक्स इज़ वेरी स्कोरिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।